हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 5 सेक्टर्स के हमने रिफॉर्म्स करने हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने जो रिफॉर्म्स किए थे वो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के और वो हमने किए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अब इसमें हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स या मैक्रो में कर चुके हो जो फिक्स है फ्लेक्सिबल पॉलिसी पे हम पाए थे। मैक्रो में हमने जो लास्ट वाली यूनिट की थी फॉरेन एक्सचेंज, उसमें हमने देखा था इंडिया पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में था और फिर हमने फ्लेक्सिबल में किया। ये फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये सारा इसमें आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स में भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ कर चुके हैं, डेफिनेशन हम कर चुके हैं गवर्नमेंट बजट में, उसी को आगे हम देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या किया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में आता है आपका बैंकिंग, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे किस में आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर। 1991 से पहले सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था क्योंकि टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, फॉरेन इन्वेस्टर को परमिशन नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में भी बहुत रिफॉर्म किया। अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग करना है आपने, तो इसको 1 बाय 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या चेंज किया जिससे इंडिया की डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिली। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है, इसको हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, और हमने इस चैप्टर के शुरू में किया कि 1991 में इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए थे, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे और इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास एक हफ्ते के भी जो रिजर्व है वो नहीं बचे थे और हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। इस सारे चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में सब बातें मैंने आपको बताई। तो इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1991 में क्या किया, वो एक क्या था जो एक आप कह सकते हो कि एकदम शॉर्ट टर्म रिफॉर्म था, एट ए टाइम वाला इमरजेंसी रिफॉर्म था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि रुपए का 18 से 19% डीवैल्यूएशन किया। अब डीवैल्यूएशन क्या था, मैक्रो में कर चुके सारी टर्म्स यहाँ यूज होगी। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो चीजें हमने की थी। डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को कम करती है, और डीवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं तो इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि एकदम अर्जेंट जो उपाय किया वो क्या किया कि रुपए का हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसको डीवैल्यूएट किया। इसमें डेप्रिसिएशन वर्ड मत लिखना, डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल में, गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल इसके बाद अपनाया था, पहले थोड़ा सा इकोनॉमी को ठीक ठाक किया। तो 18 से 19% गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएट किया। डीवैल्यूएट करने से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स कम हुए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो है वो इंक्रीज होने लगा। तो ये तो बहुत थोड़ा सा मेथड था, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993-94 के बजट में 2 साल तो डीवैल्यूएशन करके इससे गुजारा किया। 93-94 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम जिसमें मार्केट फोर्सेस रुपए की वैल्यू को तय करेगी। ये हम सारा मैक्रो में कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, जिसको दोबारा देखना है वो वाली वीडियो दोबारा मुझसे मंगवा लेना, फॉरेन एक्सचेंज वाली। तो फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। 1947 से लेके 1992 तक हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में चल रहे थे और गवर्नमेंट ने 93-94 के बजट में गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया। लेकिन फ्लेक्सिबल में भी आपको पता है हम प्योर फ्लेक्सिबल में नहीं है, हमारा रुपया अभी तक फुली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। फुली कन्वर्टेबल करेंसी ये हम सब वहाँ कर चुके हैं मैक्रो में। हमने जो अपनाया हुआ है वो फ्लेक्सिबल में मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम अपनाया हुआ है। तो ये जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है ये हमारा 1993-94 में अडॉप्ट किया गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स था वो क्या था कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आए और फ्लेक्सिबल में हमने प्योर फ्लेक्सिबल ना अपनाकर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम अपनाया।
तो इस वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म एक ही हुआ था और वो रिफॉर्म जो डिटेल में करना है, मैनेज फ्लोटिंग क्या है, फिक्स क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, ये सारा हम फॉरेन एक्सचेंज में कर चुके हैं। तो ये इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, इसके आगे सब पॉइंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पॉइंट ही स्पेशल ले रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। तो इसमें एक ही रिफॉर्म्स लेना था हमने। एक तो सबसे पहले डीवैल्यूएशन किया और उसके बाद सेकंड 2 पॉइंट बनाएंगे, डीवैल्यूएशन किया और सेकंड पॉइंट में फिक्स की जगह हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया। उसके बाद हम अगला पॉइंट करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स, अब टैक्स सिस्टम आपको पता है टैक्स क्या होते हैं, ये सब हम गवर्नमेंट बजट में कर चुके हैं। टैक्स के बाद 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी हम वहाँ कर चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम जो नई चीज़ें हैं वो हम यहाँ करें। 1991 से पहले बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स थे और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। डायरेक्ट टैक्स में 2 मेन डायरेक्ट टैक्स आते हैं, एक होता है आपके पास इनकम टैक्स और एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स जो इनकम पर लगाया जाता है और कॉर्पोरेशन टैक्स जो प्रॉफिट पर लगाया जाता है। 2 मेन उस समय डायरेक्ट टैक्स थे, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों में चेंज किया। इसमें हम देखेंगे पूरे डेटा के साथ इनकम टैक्स में कितना चेंज हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स में कितना चेंज हुआ। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आपके पास था सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये वैल्यू एडिड टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। और आज आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 2 टैक्स रह गए, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। उस समय करीब इकोनॉमी में 18 इनडायरेक्ट टैक्स थे और इन टैक्स को रिड्यूस करते करते 2016 तक, जो भी आपके पास 2016-17 ईयर जिसमें जीएसटी अप्लाई हुआ था, अब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ 2 रह गए हैं, जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। तो ये तो हमारे 2016-17 तक पहुंचा। हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि क्या रिफॉर्म्स हुए, 1 बाय 1 पॉइंट करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट में क्या चेंज हुआ। इनकम टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई था 1991 से पहले। 1991 के बाद अब इतना ज्यादा टैक्स रेट हाई था तो उसमें जो टैक्स इवेजन था, कर चोरी बहुत ज्यादा थी और इससे ब्लैक जो मनी है बहुत ज्यादा जनरेशन है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा अमाउंट टैक्स रखोगे तो लोग तो कर चोरी करेंगे ही करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा। तो 1991 में ये छूट महसूस की जाने लगी कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है उनको डाउन किया जाए। इनकम टैक्स की जो स्लैब है 1992-93 के बजट में इसको 30 स्लैब में ले लिया गया, 20, 30 और 40%। ये क्या था, मतलब जिन लोगों की इनकम इतने लाख तक उनको 20% टैक्स देना अपनी इनकम का, जिनका इससे ज़्यादा है उनको 30%, जिनकी इनकम उससे ज़्यादा उनको 40% देना। ये भी बहुत ज़्यादा है, 20, 30 और 40%। मतलब जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसको 40% अपनी इनकम का टैक्स देना है। 1 करोड़ का 40% कितना हो गया, 40 लाख। तो अब देखो इतना टैक्स देने में सबको दिक्कत होती है, लेकिन 1991 से पहले स्लैब इससे भी ज़्यादा थी। तो आप सोचो लोग कितनी कर चोरी करें। 97-98 में ये स्लैब जो है घट के 10, 20 और 30%। पहले किया 20, 30, 40, फिर स्लैब को काट दिया 10, 20, 30, मतलब मैक्सिमम इनकम का 30% तक, जो कितना ही व्यक्ति नीचे है उसको मैक्सिमम 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। और धीरे 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 जो है इसको अब कम करते जा रहे हैं और अब ये और भी कम हो रहा है। तो इनकम टैक्स के स्लैब में बहुत ज्यादा चेंज किया गया। पहले मैक्सिमम 50% तक टैक्स था, 92 में इसको मैक्सिमम 40% दिया गया, 97 में इसको मैक्सिमम 30% किया गया और धीरे धीरे लोअर इनकम ग्रुप क्लास के लिए और ज्यादा टैक्स कंसेशन दिया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स। तो इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स में इनकम टैक्स में क्या चेंज है। फिर हम देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे है, 94 में ये 40% तक रिड्यूस किया गया। 1994 से पहले उससे भी ज्यादा।
97 में इसको 35% पे हम ले आए। उसके बाद फिर हम इसको 30% पे ले आए और 2017-18 ईयर में 2017-18 इसको जो रिड्यूस करके 25% तक ले लिया गया। और खासकर छोटी जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां जो स्मॉल कंपनीज हैं, उसको ओवर रिड्यूस कर दिया गया। जो स्मॉल कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर कम है उनके ऊपर 25% टैक्स तक ये रख दिया। तो आप देखिए कहाँ ये 40 से ऊपर था। तो कंपनियां कर चोरी तो करेंगी, इतना हैवी टैक्स लगाओगे, कहाँ हम इसको 25% कर दें। और इसमें भी देखिए 25% करने में जो फॉरेन कंपनी थी उनकी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुछ और था। उनका कॉर्पोरेट टैक्स अभी गवर्नमेंट ने 40% किया था लास्ट ईयर, अक्टूबर 2019 में गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 32% पे ले आई। क्योंकि चाइना में जो कंपनियां हैं, चाइना में फॉरेन कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम था। इसकी वजह से हमें फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम मिलता था। तो इसको डोमेस्टिक कंपनियों में 25% तक ला लिया गया और फॉरेन कंपनीज के भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, कस्टम ड्यूटीज मेन थी। कस्टम ड्यूटीज का तो अभी पहले वाले में भी बताया था जब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का किया था। जो कस्टम ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज जो हैं 40% तक थी, अब उसको मैक्सिमम 10% तक ला लिया गया। ये पहले भी बताया था, पहले वाले पॉइंट में भी हमने किया था कि जो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो 10% तक ले लिया गया। तो ये तीन मेन जो टैक्स थे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटीज, इन तीनों में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए। चौथा जो जीएसटी है, जीएसटी को यहाँ मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि जीएसटी अभी आपका लास्ट ईयर इम्पोज हुआ था और लास्ट ईयर आपके सिलेबस में जीएसटी एक अलग टॉपिक के रूप में इम्पोज हुआ है। तो जीएसटी का हम एक अलग टॉपिक करेंगे, इसलिए इसमें फोर्थ में जो जीएसटी है वो नहीं यहाँ एक्सप्लेन कर, क्योंकि जीएसटी आपके सिलेबस में अलग टॉपिक है तो जीएसटी को हमें अलग से डिटेल में करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 3 टैक्स डिस्कस किए हैं, जीएसटी डिस्कस नहीं किया। उसके बाद ये तो हमने टैक्स रेट में जो चेंज किया। अब टैक्स रिफॉर्म्स में सिर्फ टैक्स रेट में चेंज करना नहीं था, एक हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें भी पूरा चेंज कर दिया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टैक्स भरने का तरीका। पहले जो हम टैक्स भरते थे, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, 1991 से पहले अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपका 15-16 पेज का परफॉर्मा होता था जो आपको भरना पड़ता और फिजिकल था। फिजिकल का मतलब ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ फिजिकल। आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना है, वहां वो फॉर्म सबमिट करवाना है, अगर किसी फॉर्म में कुछ गलती रह गई तो दोबारा फॉर्म दो, फिर दोबारा फॉर्म को भरो, फिर दोबारा सबमिट करवाने जाओ, सब फिजिकल था। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का मतलब फिजिकल जो टच था, फिजिकल कॉन्टेक्ट था, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट का जो फिजिकल टच था उसको खत्म कर दिया गया। आज हम हर एक टैक्स ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा भी होगा, हाउस टैक्स वगैरह सब हम लोग इजीली अपने आप सबमिट कर सकते हैं। पहले हाउस टैक्स पे करने के लिए आपको एमसीडी में जाना पड़ता था, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज जो है आप हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, सब ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इनको इतना इजी बना दिया, सिर्फ एक पेज का परफॉर्मा है, फिजिकल कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया गया। और दूसरा जो है इस प्रोसेस को बहुत इजी बना दिया गया। आज आप इनकम टैक्स भर रहे हो, जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है उनको सिर्फ एक पेज का फॉर्म जो परफॉर्मा है वो भरना पड़ता है, जबकि 15 से 16 पेज का परफॉर्मा पहले था। तो गवर्नमेंट ने जो है सेल्फ असेसमेंट लगाती है। सेल्फ असेसमेंट क्या, आज कोई सीए की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की बहुत लंबी खासी इनकम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको सीए की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर एक सिंपल नौकरी पेशा व्यक्ति है जिसके पास एक ही सोर्स से इनकम है, सेल्फ असेसमेंट से वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को शो कर सकता है और अपने आप जो है वो टैक्स को भर सकता है। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो टैक्स रिफॉर्म्स में आपने
दोबारा फिर बता रही हूँ, 4 पॉइंट्स बनाने हैं, 5 पॉइंट्स बनाने हैं, सॉरी। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या चेंज किया गया, इनकम टैक्स में क्या चेंज किया गया, कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज किया गया, जीएसटी में क्या चेंज किया गया। जीएसटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब पूरा डिस्कस हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हैं। और टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया, ये हमने देख लिया। तो ये हमारे हो गए टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किया। उसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ, ये टॉपिक आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से तरीके से नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिएगा, वैसे तो मैं वीडियो में एक चीज बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी को फिर भी इसके बारे में डिटेल चाहिए प्रॉपर ढंग से, जैसे मैं करवा रही हूँ, अगर आपको इसकी प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप मेरे को इसके मटेरियल की फोटोज भी मंगवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिएगा नोट्स प्रिपेयर कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के, और मैंने फर्स्ट वीडियो से कहा है कि इंडियन इकोनॉमी के नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कर, बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपने एक बुक में कुछ भी इनफ नहीं है। तो अगर कोई अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा है और उनको इससे रिलेटेड कोई मैटर प्रॉपर रिटर्न में चाहिए, तो आप उससे, उसके लिए आप वहां उससे इसका मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। अगला करिए, लिबरलाइजेशन में लास्ट जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। दोबारा बता दूं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर और टॉपिक बहुत बड़ा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 टॉपिक आपने करना है। और जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन सेक्टर में हमने 5 डिफरेंट सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करने हैं। लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, 4 सेक्टर्स के हम कर चुके हैं। लास्ट सेक्टर के रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, जो बैंकिंग, इसमें क्या क्या आता है फाइनेंशियल सेक्टर में आपके पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। 1991 से पहले हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कोई रिफॉर्म था ही नहीं, सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स नहीं थे। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा जो चेंज लाया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे 1991 के बाद खुले थे। पहले किसी प्राइवेट बैंक को परमिशन थी नहीं, 1991 के बाद परमिशन दी है। तो इन रिफॉर्म्स को 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमें पता है ये हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को, या आप कह सकते हो सारे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है। सबसे पहले इस आरबीआई की जो रोल था उसको चेंज किया। पहले जो आरबीआई है, आरबीआई की इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता था, इट इज द रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद 1991 के बाद रेगुलेशन की जगह वर्ड यूज किया जाने लगा फैसिलिटेटर्स। अब ये रेगुलेट नहीं करेगा, अब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो नाम को चेंज करने से बहुत कुछ चेंज होता है। रेगुलेटर मतलब सब कुछ रेगुलेशन में था, आरबीआई सब कुछ आरबीआई कंट्रोल करता था। लेकिन 1991 के बाद फैसिलिटेटर का मतलब अभी रेगुलेट नहीं करेगा, ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर किसी को कोई जरूरत है तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो इसका सबसे पहला जो किया गया, सबसे पहला जो मेन काम था, आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया गया। आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से चेंज करके इसको फैसिलिटेटर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। नाउ इट इज नॉट द रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज द फैसिलिटेटर इंस्टीट्यूशन। सेकंड जो चेंज किया गया, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिएगा किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड करने, मुझे ओबीसी से लोन लेना है,
अब ओबीसी से लोन लेने पे ओबीसी मुझसे कितना इंटरेस्ट रेट वसूल करेगा, इसका डिसीजन आरबीआई करता था। सब बैंकों के लिए आरबीआई एक जैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो तो आप ग्राहकों से कितना इंटरेस्ट रेट वसूल करेंगे, इसका डिसीजन आरबीआई करता था। 1991 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इन बैंकिंग सिस्टम इसको लिबरलाइज किया। अब हर एक बैंक के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया गया कि वो अपने कस्टमर से लोन देते वक्त कितना इंटरेस्ट रेट ले, ये हर एक बैंक खुद डिसाइड करेगा। उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई और इससे कंपटीशन भी बढ़ा। पहले क्या था, सब बैंकों का इंटरेस्ट एक जैसा, कहीं से ले लो, किसी के पास कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब क्या है, हर एक बैंक को अगर ज़्यादा लोन देना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो वो इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत तो कंसेशन देंगे। जो बैंक इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा कंसेशन दे रहा है वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा। अब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आरबीआई नहीं करता है। उससे क्या हुआ कि इनसे कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन जब भी बढ़ता है आपको पता है उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। थर्ड सेक्टर क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जो बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक अब बैंकिंग सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। उनको भी परमिशन दी गई प्राइवेट सेक्टर बैंक को। ये थर्ड चेंज किया गया फाइनेंशियल सेक्टर में। फोर्थ चेंज क्या किया गया, पहले कोई भी फॉरेन बैंक नहीं आ सकता था। प्राइवेट बैंक तो फिर भी थे आगे, लेकिन कोई फॉरेन बैंक नहीं आ सकता, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बैंक स्टैब्लिश नहीं कर सकती थी। लेकिन इस न्यू पॉलिसी में फॉरेन बैंक को भी इंडिया में आने की परमिशन दी गई। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कंपनी ने स्टैब्लिश किया हुआ है और बहुत एफिशिएंटली ये जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। जो हम कर रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारा धीरे धीरे जो चल रहा है वो हम रिजर्व बैंक के रोल में ही चेंज देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक के रोल में क्या चेंज हुआ। अब जो रिजर्व बैंक के रोल में हमने जो हम बार बार कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि रेगुलेटर की जगह ये फैसिलिटेटर है। पहले क्या था कि अगर किसी भी बैंक को अपने अगर स्टाफ का सिलेक्शन करना होता तो आरबीआई ही वैकेंसी निकालता था। आरबीआई जब वैकेंसी निकालता था तो आरबीआई वैकेंसी निकालने के बाद इनको स्टाफ प्रोवाइड करता था किसी भी बैंक। इनको अपने आप स्टाफ अपॉइंटमेंट की परमिशन नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद अब हर एक जो बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसको स्टाफ चाहिए तो वो अपने वैकेंसी निकाल के अपने अपॉइंटमेंट करता है। आरबीआई से उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इस तरह की जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करता। 1991 से पहले पूरे सारे बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई एग्जाम कंडक्ट करता था और आरबीआई फिर स्टाफ को सिलेक्ट करके बैंकों को देता। तो ये उनको परमिशन दे दी। उसके बाद फिर जो कंपटीशन है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो कंपटीशन है उसको बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने दो नए बैंक की तरह जो टू न्यू टाइप्स ऑफ बैंक जो हैं उनको स्टैब्लिश किया। एक थे पेमेंट बैंक और एक थे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दो तरह के नए बैंकों की जो स्टैब्लिशमेंट हुई। उसके बाद दो हम करते हैं, ये हमने वहाँ किया था सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर होता है कमर्शियल बैंकों को जो अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, उसको हम बोलते हैं सीआरआर। और एसएलआर जो कमर्शियल बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, वो है एसएलआर। ये पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करती रही हैं। ये 1990s से पहले देखिए 15% था और गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करके 2013 तक गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करके 4% पे ले गई। अब भी ये 4.55% इसके आसपास चल रहा है। तो आप देखिए इससे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लिक्विडिटी बढ़ी है। कहाँ आपको आरबीआई के पास 15% हिस्सा रखना
तो उससे उसके पास जो लिक्विडिटी है वो कमर्शियल बैंकों के पास बड़ी है, वो ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला रिफॉर्म जो फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया कि अब जो बैंक हैं वो सिर्फ पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो रिसोर्स है, बैंक अपने जो रिसोर्सेज हैं वो डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट से अरेंज कर सकते हैं। डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटीज खरीदना, शेयर्स बॉन्ड्स खरीदना, ये बैंक कर सकते हैं, जबकि पहले उनको नहीं थी। अगला फॉरेन जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया था, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो शेयर मार्केट में किया जाता है, थोड़े परसेंट शेयर आपने खरीदे। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जैसे आपके बजट बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इनको पहले इंडिया की स्टॉक मार्केट में परमिशन नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन 1991 की पॉलिसी में सितंबर 1992 में इनको मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इनको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन मिल गई। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आया फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आया हमारा स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट है पहले डेवलप तो थी 1991 से पहले, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए, प्रॉपर उनका फंक्शनिंग करने। तो गवर्नमेंट ने जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को सही डायरेक्शन देने के लिए दो नए इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट किया। एक था सेबी, आप साथ में पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोला जाता है, SEBI। स्टॉक मार्केट में अगर कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रहता है तो ये वाला नाम आपको बार बार सुनने को मिलता होगा। ये 1991 के बाद 1992 में गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था, स्टॉक मार्केट को सही प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करवाने के लिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1992 में। और दूसरा इंस्टीट्यूशन जो खोला गया वो था NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो सारे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करता है, ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका नवंबर 1992। तो 1992 में ये देश के दो बड़े इंस्टीट्यूशन थे जिनकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो स्टॉक मार्केट को प्रॉपर एक डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपके पास जो सेबी है वो कर रहा है, अलग अलग दोनों के काम हैं। जो सेबी है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जिससे जो सिक्योरिटी मार्केट है उनका परफेक्ट एलोकेशन हो सके, और जो NSE है वो कैपिटल मार्केट में स्पीड बढ़ा सके और उसको सही ढंग से प्रॉपर ऑपरेट कर सके। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन आज किसी नाम के मुहताज नहीं है। शेयर मार्केट में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं और ये दोनों जो है शेयर मार्केट को बहुत रेगुलेट और ऑपरेट कर रहे हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो आपका एस्टिमेट सिर्फ कब हुआ? ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में 1991 की पॉलिसी के बाद। तो इस तरह से आप देखिए कि जो हमारा लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन में अलग अलग सेक्टर में कितना ज्यादा रिफॉर्म्स हुए। तो अगर आप इसको एक समअप देना चाहें तो समअप में आप क्या कहेंगे कि 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन में गवर्नमेंट ने पूरा उसको जगड़ा हुआ था, पूरा सब जगह। फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार, सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा। और इतना कुछ हाथ में लेने के बाद सब कुछ बिगड़ रहा था, कुछ एफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उसको पूरा प्रॉपर चेंज करके गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, उसको अपनी स्पीड से चलने दिया, और स्पीड से चलने से इकोनॉमी में एक स्पीड आई। जो इकोनॉमी एक स्टैटिक
इक्वेशन में पहुंच गई थी, उससे इकोनॉमिक डायनेमिक इक्वेशन में पहुंच। ये हम करेंगे, इसके प्रॉफिट लास्ट में क्या हुआ, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या। तो ये जो लिबरलाइजेशन है, ये आपका तीनों टॉपिक में से 3 टॉपिक करने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स थे वो लिबरलाइजेशन में किए गए। जब ग्लोबलाइजेशन हम करेंगे, ग्लोबलाइजेशन जो हम करेंगे उसमें काफी रिफॉर्म्स आ जाएंगे। जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या है, वर्ल्ड के साथ जोड़ना। फॉरेन एक्सचेंज जो रेवोल्यूशन किया गया, ये हमने क्या किया, अपने आप को वर्ल्ड के साथ जोड़ा। फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किया गया, इसमें हमने अपने आप को वर्ल्ड के साथ जोड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन में काफी कुछ पॉइंट्स इसी से निकल के आएंगे। सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो आपका यहाँ लिबरलाइजेशन का ही है, जिसको यहाँ हमने डिटेल में की। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। तो अगली वीडियो में मैं करूंगी प्राइवेटाइजेशन।